अब 1.5 का पहला सवाल आता है। प्रश्न 1 का फर्स्ट, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो हम परिमेय अपरिमेय लिखेंगे। तो पहला है हमारा 2 ऋण करनी 5, एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर है। करनी 5 क्या है? करनी 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय से परिमेय घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही रहेगी। अब अगला है 3 धन करनी 23 ऋण करनी 23। देखिए इसको तो हमें हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सवाल करने से पहले उसको हल करके देखेंगे तो जल्दी उत्तर समझ में आ जाएगा। 3 धन करनी 23 ऋण करनी 23। अब तुम इसको ऐसा देख के क्या कहोगे, ये तो परिमेय है क्योंकि करनी 23 है, पर नहीं है। क्यों नहीं है? अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। अपरिमेय कब बनेगा? जब करनी 23 रहेंगे और वो बार बार भाग लगाते जाएं तो अपरिमेय होगा। पर यहाँ चूंकि परिमेय है, परिमेय क्यों है कि इस कोष्टक को खोला तो 23 में से करनी 23 गए तो 0 और 3 बचा, और जब 3 बचता है तो वो परिमेय है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है। अब तीसरा वाला सवाल आता है 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7। तीसरा 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7, ऐसा है तीसरे वाले में। तो इस करनी से ये करनी कटेगी और 2/7 आएगी जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसमें करनी का निशान हो वो अपरिमेय में जाएगी, जिसमें करनी का नहीं है। पर करनी वाला भी अगर हल हो जाता है तो वो भी परिमेय संख्या हो सकती है, हल करके देख लेना चाहिए। अब आता है अपने पास 1 करनी 2, एक अपरिमेय संख्या है जो कि परिमेय और अपरिमेय का भागफल है। ठीक है, 5वां है 2 पाई। पाई हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए 2 पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये तुम्हारे पहले के 5 सवाल हल हो जाते हैं। अब हम अगले सवालों पर विचार करते हैं। सवाल नंबर 2, देखिए प्रश्नावली 1.5 का दूसरे का पहला, इसमें क्या लिखा है? दूसरे में निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है, गुणा करना है। तो 3 धन रूट 3 और 2 धन रूट 2। जब संख्या अलग अलग होती है तो गुणा ही करना पड़ता है, समान नहीं है। ये 3 है, यहाँ 3 नहीं है, ये करनी 3 है, इधर करनी 3 नहीं है, इसलिए अपने को गुणा ही करना पड़ेगा। तो गुणा कर डालो।
3 धन रूट 3 और 2 धन रूट 2 गुणा किया। देखो मैं विस्तार से पहले समझा चुका, अब शॉर्ट में गुणा कर देता हूँ। 2 का 3 में किया तो 6 पर करनी रहेगी। धन धन धन, इसका इसमें तो 3 करनी 2, धन धन धन, इसका इसमें 2 करनी 3 और इसका इसमें 3 दूनी 6। अब किसी को भी जोड़ घटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ करनी 3 है, यहाँ करनी 2 है, यहाँ करनी 6 है, ये 6 बाहर है, इसलिए सबको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ये सवाल हो चुका तुम्हारा। अब अगला आता है 3 धन करनी 3 सेकंड, 3 धन करनी 3 और 3 ऋण करनी 3। a प्लस बी, a माइनस बी वाला सूत्र लग रहा है, सीधा वर्ग कर डालो, कुछ भी नहीं करना है। तो 3 का वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 करनी 3 का वर्ग 3। चूंकि a माइनस बी a प्लस बी बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ये किया आपने। और 9 में से 3 गए तो 6 बचे, ये उत्तर है आंसर। उंगली से मत खेल, ये देखो इधर। तीसरा सवाल है करनी 5 धन करनी 2, करनी 5 धन करनी 2, इसका वर्ग करना है। एक जैसे अभी सूत्र लिखाया था इसका, तो करनी 5 का वर्ग धन करनी 2 का वर्ग धन 2 करनी a करनी b है ऐसा। चूंकि a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। इस सूत्र से ये a है, ये b है, a का वर्ग b का वर्ग धन 2 सूत्र का है a और b, ये वाला सूत्र, इससे हल हुआ ये। करनी 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, करनी 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, धन 2 करनी 5 दूनी 10, 5 और 2 7 हो जाएंगे, धन 2 करनी 10, यह आंसर। ये तुम्हारा तीसरा सवाल हल हो जाता है। इसके बाद हम चौथा सवाल लेंगे। चौथा सवाल आता है दूसरे का चौथा, करनी 5 ऋण करनी 2, करनी 5 ऋण करनी 2, करनी 5 धन करनी 2, इसके उत्तर 3 आ जाएंगे। करनी 5 का वर्ग ऋण करनी 2 का वर्ग, करनी 5 का वर्ग 5 है, करनी 2 का वर्ग 2 है, 5 में से 2 गए तो 3 बचे। चूंकि a माइनस बी a प्लस बी बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, करनी 5 का वर्ग 5, करनी 2 का वर्ग 2, 5 में से 2 गए 3, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सवाल, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए
सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। पाई क्या होता है? पाई बराबर सी बटा डी, है ना। अर्थात होता नहीं है, जो उनने कहा है उसके अनुसार। अगर वृत्त की परिधि सी है और उसका जो व्यास है वो डी है, तो सी बटा डी बराबर पाई होगी। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि सी और डी अपरिमेय है। यहाँ पर ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, इसलिए पाई भी अपरिमेय होगी। इसको कोई हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अगला सवाल आता है चौथा, कर्णी 9.3 को संख्या रेखा पर बताना है। कर्णी 9.3 संख्या रेखा पर बताएं या लिखिए, एक ही बात है। देखिए, स्केल की सहायता से मैंने एक ये लंबी रेखा खींच दी। लंबी रेखा इतनी खींची कि उसमें ए बी 9.3 की, ए बी ये 9.3 सेंटीमीटर की या इकाई की, जो भी लिया तुमने, नौ 9.3 इकाई। अगर इंच लिया तो इंच में, सेंटीमीटर लिया तो सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हमने एक ये रेखा खींची और उसके बाद हमने क्या किया कि बी से बी सी एक इकाई लेंगे, बी से बी सी ये एक इकाई लेंगे। एक इकाई ली, ये 9.3 है, इसको एक इकाई ले ली, ठीक। एक इकाई लेने के बाद में हमने इसको क्या नाम दिया? अगले बिंदु को सी। इन दोनों का ए सी का हमने एक मध्य बिंदु निकाला जो कि ओ है। इन दोनों का मध्य बिंदु ओ, ठीक है। अब ओ से यहाँ इतना प्रकार खोला और एक अर्धवृत्त बनाया, जो ये बना। ये टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल गोल होगा, ऐसा, ठीक है। ये एक अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त बनाने के बाद में हमने बिंदु बी पर, इस बिंदु बी पर एक लंब खींचा। लंब का अर्थ है 90 डिग्री का कोण बनाया और एक रेखा खींच दी। 90 डिग्री का कोण भले इधर बनाओ या इधर बनाओ। अब यहाँ से यहाँ का एक चाप खोला और काटा, जो यहाँ कटता है, ठीक है। यहाँ कटता है, इस बिंदु को ई नाम दे दो या डी नाम दे दो, जो भी चाहो। अब ये ही दूरी तुम्हारी कर्णी 9.3 है, ये दूरी, ये संख्या रेखा हो गई तुम्हारी। कर्णी 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो ये 9.3 की हो गई। ये सवाल तुम्हारा चौथा यहीं पूरा हो जाता है। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 5।
निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण तुम्हें आता है, मैं बता चुका हूं। तो पांचवें का पहला 1/7 के हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो जहां चिन्ह नहीं है वहां उसी का करना है, ऊपर नीचे गुणा। अगर बीच में प्लस में कोई संख्या हो तो उसके विपरीत चिन्ह को लेंगे, यहाँ चिन्ह नहीं लेंगे। तो देखिए 1/7 गुणित करनी 7/7 बराबर करनी 7/7, कुछ नहीं करना है। करनी 7 या 2 बार लिख लो भले इनको। 7 गुणित 7 बराबर करनी 7/7, ये तुम्हारे आंसर हो गए। अब इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है 1/7 6 है, ऋण 7 करनी 7 ऋण करनी 6 के हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह का अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। करनी 7 धन करनी 6 बटे करनी 7 धन करनी 6, करनी 7 धन करनी 6 बटे करनी 7 का वर्ग ऋण करनी 6 का वर्ग। चूंकि a प्लस बी a माइनस बी बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो ऐसा कर देंगे हम इसको। करनी 7 धन करनी 6 बटे करनी हट जाएगी, करनी 7 ऋण 6, 7 में से 6 गया 1 और बटे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो करनी 7 धन करनी 6, ये तुम्हारा सवाल दूसरा पार्ट इसका हल हो जाता है। अब तीसरा पार्ट है 1 करनी 5 करनी 2। पांचवे का तीसरा 1 करनी 5 धन करनी 2 के हर का परिमेयकरण करने पर, 1 करनी 5 धन करनी 2 गुणित करनी 5 ऋण करनी 2, इनके विपरीत चिन्ह का अंश और हर में गुणा करना है। तो करनी 5 ऋण करनी 2 बटे करनी 5 का वर्ग ऋण करनी 2 का वर्ग। चूंकि a प्लस बी a माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, करनी 5 ऋण करनी 2 बटे 5 ऋण 2, 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। करनी 5
ऋण करनी 2 बटे 5 में से 2 गए 3। ये आंसर है तुम्हारे। अगला आता है हमारा चौथा पार्ट, 5वें का चौथा। 1 बटे करनी 7 ऋण 2, 1 बटे करनी 7 ऋण 2 के हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करो। 1 बटा करनी 7 ऋण 2 गुणित करनी 7 धन 2 बटे करनी 7 धन 2, करनी 7 धन 2 बटे करनी 7 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग। चूंकि a प्लस बी a माइनस बी बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग, इस सूत्र से इसको हल किया। करनी 7 धन 2 बटे 7 ऋण 2, करनी 7 धन 2 बटे 5, ये उत्तर।